ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, माफ करना, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ, वैसे पढ़ा था, माफ करना। क्या क्या पढ़ा दिया था मैंने? यंग मॉडुलस, और पढ़ाया था बल्क मॉडुलस, और पढ़ाया था आपको नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्केल क्या रेशियो था, रिजिडिटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी पढ़ाया था मैंने, है ना, नीटा है ना। चलिए ठीक है। अरे भाई ये पढ़ाया था, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, माफ करना, ठीक है ये। चलिए अब उसके हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी पढ़ लिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं सेम मटेरियल से बने हुए हैं, फैन चलाओ, कुछ गर्मी हो रही, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। The length of the first wire is half that of the second wire and its diameter is double that of the second wire। तो लेंथ में आपको दिख रहा है रिलेशन क्या है कि जो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर है वो क्या है, आधी है दूसरे वायर की। तो दूसरा वाला वायर की अगर लेंथ l है तो पहले वाले की l/2, और कह रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो डबल है किसका, सेकंड वायर के। अगर दूसरे वाले सेकंड वायर का डायमीटर d है तो इसका क्या हो जाएगा 2d, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो d होगा, उसका रेडियस कितना होगा, d/2। इफ इक्वल लोड आर अप्लाइड ऑन बोथ द वायर फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो आपको क्या है, डेल एल निकालना है, डेल L1 अपॉन डेल L2, ठीक है, ये निकालना है आपको, जल्दी से निकालिए। चलिए देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लेंथ, अगर इसका लेंथ का रेशियो हो रहा है इसका मतलब क्लियर है कि पहली बात तो हम दो वायर बना लेते हैं ना। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट मैंने इसे अटैच कर दिया, ठीक है, मैंने लेट किया है सब कुछ। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है l/, ये वायर 1 हो गया, फिर दूसरा वायर सेम मास का कोई काम नहीं, ठीक है। मैंने कहा जो इंक्रीमेंट आता है वो इंक्रीमेंट क्या आता है, डॉटेड लाइन से मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये हम यहाँ तक आ गया। तो ये जो चेंज आया इसे कहते हैं डेल L1, और इसी प्रकार से यहाँ पर तो ये आ गया आपका डेल L। क्वेश्चन कह रहा है डेल L1 अपॉन डेल L2 कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया सबको, ठीक है। और इस वायर की जो भी मोटाई है वो इससे ट्वाइस है, ठीक है। देखो इसको पतला बनाया, इसको मोटा बनाया। इसका जो डायमीटर है, डाया कितना है, ये ट्वाइस ऑफ d, इसके डाया कितना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया 2d क्यों हो गया, क्योंकि ये इसका सेकंड वाले वायर का ट्वाइस। ठीक, चलो ये हमने फिगर बना दिया आपको ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक के लिए कर देते हैं। तो y = क्या हो जाएगा भाई बताओ, f इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज l/2 अपॉन क्या आ जाएगा, जो भी आपने किया चेंज, डेल L1 इंटू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यही तो होगा ना y1 = ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से क्लियर हो जाता है f इंटू l/2 अपॉन y, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किसके लिए, मैंने डेल L1 का फॉर्मूला बना दिया। किसके लिए, डेल L1 का फॉर्मूला। मैंने ये लिखवाया था ना इंक्रीमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका एक फॉर्मूला लिख सकते हो। डेल L1 = क्या आ गया, f इंटू कैपिटल L नीचे 2 इंटू एरिया A1 इंटू y। y तो कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, y चेंज नहीं होता है बेटा, ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आप रेशियो निकाल सकते हैं, जो कॉमन चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी ना बॉस। और r क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा d, और उसका हो जाएगा d/2, यही तो होगा ना। बाकी एरिया निकालना तो आसान है, A1 A2। इसी प्रकार से मैं पहले डेल L2 का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर से आ जाएगा f इंटू L अपॉन A2 इंटू y, यही तो होगा ना बेटा, देखो सही किया मैंने सब। अब डेल 1 अपॉन डेल 2, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 2 से, हमें मिल गया। जो चीजें कॉमन नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब कट जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
देखना ध्यान से, एफ एल इसमें भी कट जाएगा, वाई इसमें भी कट जाएगा, बचेगा 1/2a1 और नीचे बचेगा क्या a2 है ना। और a2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये जाएगा a2 अपॉन ट्वाइस ऑफ, अब a2 a1 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पाई इंटू dy2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 बाहर है ही, और यहाँ जाएगा पाई इंटू डी का होल स्क्वायर, है ना। अरे 2d है तो उसका रेडियस क्या होगा, d होगा, बस जो कॉमन है वो काट दो, जो नहीं है उसको रहने दो, तो हो जाएगा 1/4 और नीचे क्या है 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर d स्क्वायर और यहाँ पर भी ये कट जाएगा, 4 2 क्या होता है, यहाँ आ गया 1/, आया कि नहीं आया, तो डेल L1 अपॉन डेल L2 आ गया 1/, नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये करो, 2 वायर और डायमीटर 0 पॉइंट क्या हो गया ना 0.25 मीटर सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। मटेरियल चेंज होगा तो वाई की वैल्यू बेटा बदल जाएगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। फिर कह रहे हैं फिगर बनाया हुआ है, द अनलोडेड स्टील लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज, बताइए 1 मीटर। जब कह रहे हैं कि इस वायर के ऊपर कोई लोड नहीं था, मतलब 4 किलो और 6 किलो, तब उस समय बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी इंक्रीमेंट इन लेंथ के उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, किसकी, स्टील की और ब्रास की। कह रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 × 1011 पास्कल एंड दैट ऑफ ब्रास इज 0.9 × 1011 पास्कल। कैलकुलेट द इलोंगेशन, मतलब इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। तो आपको एक बार निकालना है डेल एल एस और एक बार निकालना है डेल एल बी, समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करो। फॉर्मूला एक ही है, डेल एल का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला है, डेल एल एस का फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, mg/ls लेंथ ऑफ स्टील वायर, अनलोडेड स्टील वायर, और ये जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। बस जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है उसको पता है कि स्टील वायर पे जो टोटल mg आएगा वो 4 + 6 आएगा, है ना। मैंने अभी तो स्टार्टिंग में सिखाया था ना कि क्या होता है, लेंथ आप जहां बैठे उससे देखो, तो इसके नीचे ये 6 किलो भी था, तो हम अगर यहाँ 4 स्टील वायर के ऊपर है तो उसको बेचारे को दोनों का वजन उठाना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले के लिए क्या है, नीचे वाले के ब्रास को सिर्फ 6 किलो उठाना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 6 kg। mg में सिर्फ m बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा बेटा, दो फॉर्मूले बनेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेल एल बी इज इक्वल टू, अब ये जाएगा m डैश g एल बी अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू वाई बी। सॉल्व कर लो यार, आंसर हो जाएगा। दोनों वायर का डायमीटर सेम है इसलिए मैंने रेडियस सेम लिया हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहली लाइन में लिखा है 2 वायर और डायमीटर, तो सेम लिखा है ना, तो जब दोनों का रेडियस सेम है तो हम क्यों हटाएं। सबका हो गया, डन। नहीं कर पा रहे हो, देखो मैं कर रहा हूँ। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा भाई, मास क्या हो जाएगा बताइए, ये और ये दोनों ब्लॉक का ऐड हो जाएगा, तो 4 + 6 इंटू जी, जी नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ले लो, और एल एस कितना है,
नीचे कितना आ जाएगा, r कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना, 0.125। तो डिवाइड भी तो कर रहा हूँ तो से इंटू 10 की पावर -3 मीटर में करूंगा ना सेंटीमीटर से, 4 कहाँ से आया भाई, अभी भी तुम लोग कंफ्यूज है इसमें। फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -4 होगा ये जो बोल रहे कौन बोल रहा है, -2 होता है ना इसमें, ठीक तो है। और फिर लास्ट में क्या है 2 × 10⁻11, ठीक है बेटा, ये हो गया, इसको कर सकते हो सॉल्व कर। अब पाई के लिए 3.14 ले लेना, खत्म करो, ठीक है। जब पूरा सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.5 × 10⁻4 मीटर। ठीक है, यहाँ से तुम डेसिमल हटा सकते हो, स्क्वायर करने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर लो। मल्टीप्लाई करना मत कभी, कंप्लीट स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं, काटते पीटते रहोगे तो सब कट जाएगा, ठीक है। और ये 6 4 मिल के 10 ही बन रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होता है, 3.14 आ जाएगा तो 9.8 वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नीचे वाले में क्या आ जाएगा, नीचे वाले में m डैश चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 6, तो नीचे वाले का आंसर है 6 × 9.8 × 1 मीटर अपॉन फिर से 3.14 इंटू फिर से 0.125 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू कितना दिया हुआ है 0.91। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे ये विल गेट 1.32 × 10⁻4 मीटर। कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो मैं कभी भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा अनटिल आप फंस जाएं, क्योंकि वो अगर आप खुद नहीं करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन में क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। करें, A copper wire of negligible mass length 1 meter and cross section area कितना दिया है 10⁻6 मीटर स्क्वायर is kept on a smooth horizontal table with one end fixed। उसको एक एंड को हमने फिक्स कर दिया। A ball of mass 1 kilogram is attached to the other end. The wire and the ball are rotating with an angular velocity of 20 radian per second. If the elongation of the wire is कितना दिया है 10⁻³ मीटर, वो del L दिया हुआ है। Obtain the Young modulus of the copper। कितना आसान है, टेबल पे रखा है, यानी कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा होगा, अरे टेबल पे रखा हुआ है ना तभी तो वो करेगा। और हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है तो उसका मतलब अभी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने इसके पहले जिसमें इलोंगेशन की बात कर रहे थे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमने यूज किया था, तो वैसे ही कर लो। तो फोर्स अप्लाइड विल इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और r की जगह लेगा कौन, लेंथ, कौन लेगा लेंथ, क्योंकि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा ये रही तुम्हारी टेबल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा वायर जो कि यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई जो कि रेडियस की तरह काम करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होगा एक एंड उसका जो फिक्स्ड है, एक एंड जो उसका रोटेट हो रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और स्केल होती है mv²/r, जिसको और क्या लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। हमने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ में चेंज आएगा क्योंकि बाहर की तरफ वायर खींच रहा है तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही, रबड़ में कुछ बांध के कभी घुमा देखो रबड़ तनती है बाहर की तरफ, नोटिस कर लेना, कभी कर लेना, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ बेटा क्या बोलिए। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने फोर्स दे दिया, स्ट्रेस निकालने के लिए करना क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है स्ट्रेस। क्या हो गया कैफ, बोलो, माइक ऑन है तुम्हारा, हैंड रेस पे क्लिक करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा बेटा। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना सबको, हाँ आवाज़ तो जा रही है। चैट का इस्तेमाल करिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस का फॉर्मूला। यंग मॉडुलस आप जानते ही हैं क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन a इंटू यहाँ क्या आ जाएगा डेल l
और यहाँ आ जाएगा, और इंक्रीमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो फॉर्मूला बना दिया फटाफट। और r की जगह कौन लेगा, इसको मैं l ही लिख देता हूँ ना, यहाँ r इज इक्वल टू क्या है, तो भाई टेबल की टांगे बना देने तो कहोगे सर ने बनाया नहीं, हवा में है टेबल। मास 1 दिया हुआ है ना, नेग्लिजिबल मास है तो 1 मान लो, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या 20 दिया हुआ, सब एसआई में पुट करना, जगह 1 इंटू 20 लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर, अरे ये तो और बेकार है, 10 की पावर -6 एरिया भी दिया है, और 10 की पावर -3 आरे क्वेश्चन हो गया, सबको उठा के ऊपर 10 की पावर -9 ऊपर चले जाएगा, +9 बन जाएगा, और 20 है, और यहाँ से 100 निकलेगा, 9 तो 11 होता है, ये 4 गुणे 10 की पावर 11 आ गया, यही क्वेश्चन था बेटा इसमें। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अरे भाई 6 3 9 नीचे हो गया, और ये 20 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 की पावर 2 वहां से ले लिया, 9 तो 11 हो गया। By how much will a 3 meter long copper wire elongate if a weight of 10 kilogram is suspended? ठीक है, del L का फॉर्मूला है, उठा के निकाल लो, ठीक है। From the lower end with the upper end keeping fixed, the diameter of the wire is 0.4 millimeter. Given y is equal to, बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक में, सीधे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। del L का एक ही फॉर्मूला है, force applied into original length upon area of cross section into Young modulus, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया 10 G, 98 हो गया, 10 G 10 into 9.8, लेंथ कितनी है 3 मीटर, नीचे क्या हो जाएगा एरिया पाई 3.14, R कितना है 0.4 मिलीमीटर, डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को करोगे मीटर में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब आ गया 0.2 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, सब कुछ एसआई में पुट कर दिया है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ एसआई में पुट कर दिया है, आपको जस्ट सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। कितना आएगा आंसर, अगर आप इसको सेंटीमीटर लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 2.34 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 पॉइंट में आने वाला है, सेंटीमीटर में करोगे तो हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाए, चलो देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर बाय 0.5%। कह रहे हैं एफक्यूएल निकालिए, अगर आपको कह रहे हैं 0.5% इंक्रीज करना है उसकी लेंथ में, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन L इंटू 100 कर देंगे तो उसके लिए कितनी आएगी, यही तो हुआ ना चेंज, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं,
डन। चलो देखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करने की कोशिश करा करो, ठीक है। अगर हम f का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो y इंटू ए इंटू, अब देखना ध्यान से कैसे बनाया हो, यंग मॉडल का फॉर्मूला था ना f इंटू कैपिटल L अपॉन a इंटू डेल L, यही था ना फॉर्मूला। तो हमने f को छोड़ के बाकी सबको रीअरेंज कर लिया। क्या कर दिया, f को छोड़ के बाकी सबको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यही तो होगा। अगर हम चाहें तो इसको उधर भेज सकते हैं, है ना। ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू मिल गई हमें, डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू 5 इंटू टेन पावर माइनस 3। 0.5 को हमने 5 इंटू टेन पावर माइनस 1 लिख दिया, हाँ। और नीचे 10 के पावर माइनस 3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 को, तो हमें यहाँ एक वैल्यू मिल गई। सबकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y वैल्यू 2 इंटू टेन पावर 11, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 10 की पावर माइनस 6, और डेल अपॉन एल कितना है, 5 इंटू टेन पावर माइनस, क्योंकि बेटा हमें सिर्फ इतना ही इंक्रीज करने के लिए फोर्स निकालना था, इसलिए हमने इसका रेशियो ले लिया। सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था ये। यस, 10 टू द पावर 3, ठीक है। अगला, the graph shows the extension of a wire of length 1 meter suspended from a roof at one end with a load W connected to the other end, ठीक है। आगे देखिए, if cross section area of the wire is 1 millimeter square then young modulus of the material of wire is, तो कह रहे हैं यंग मॉडुलस निकालिए। निकालना बहुत आसान है, ये आपका फोर्स वर्सेस इंक्रीमेंट है। W मतलब वेट हो, मतलब फोर्स हो गया ना, और डेल मतलब इंक्रीमेंट, इसका वर्सेस ग्राफ बना हुआ है। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, बहुत ही देखो चीज़ें बहुत सिंपल है लेकिन इस्तेमाल करना आना चाहिए। वही बार बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है पूरे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है ढंग का, है ना, वही इस्तेमाल कर करके घिस रहे हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल एल, यही तो एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है क्या, और हमें क्वेश्चन में दिया अगर इसका हम ग्राफ का कभी भी स्लोप निकालेंगे तो हमें W अपॉन डेल एल तो मिलेगा। क्या मिलेगा, W अपॉन डेल एल। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर सकते हैं क्या हम लोग। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर हम देखें W इंटू एल, ये फोर्स को रिप्लेस कर दें तो W, बिकॉज जो वेट होगा वही तो फोर्स लगाएगा। होगा, ठीक। बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ छोड़ दो किसको, W अपॉन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, W अपॉन डेल का, कहाँ दिया, ग्राफ में दिया बेटा, ग्राफ में दिया। स्लोप निकाल लो, कोई भी 2 पॉइंट के पीछे निकाल लो, ठीक है। 40 माइनस 20 20 हो गया, और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया स्लोप का, 20। स्लोप कितना आ गया, 20। तो मतलब W अपॉन डेल एल कितना है, 20 है। यूनिट देख लेना बस, यहाँ पे मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो 20 के नीचे क्या जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, सॉल्व हो गया बेटा। नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा। एरिया कितना दिया है, चलो इतना बताओ मुझे, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और आपका L कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 20 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3,
ठीक, इसके लिए कितनी आ जाएगी, y कितना दिया हुआ है, अच्छा वही निकालना है, ठीक है। तो a कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, है ना, 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 और न्यूमरेटर में क्या चल जाएगा 1, लो आंसर आ गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर, किसी को समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लो, मुझे पता है कहाँ समझ नहीं आएगा, समझ में यहाँ नहीं आएगा बेटा, स्लोप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना हुआ है, कोई भी 2 पॉइंट पर अगर स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी 2 पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो 2 पॉइंट पर मैंने ये लिया, ये दोनों पॉइंट यूज किया, तो होता था स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये हो गया 40 माइनस 20 बटे, अब ये देखो 40 किस पे 2 पर माइनस 1, ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में करना है तो मैंने 10 की पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 20 गुणे 10 की पावर माइनस की जगह प्लस 3 ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने इसको फ्रैक्शन में ही रखा, मैंने इसको यहाँ पर उठा के 20 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर से a क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था 1 मिलीमीटर स्क्वायर, भैया 1 मिलीमीटर को अगर करना है मीटर में तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है, तो सोचो स्क्वायर होगा तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अगर इसको नहीं आता है वो ऐसे याद कर ले। फिर मैंने एरिया को 1, क्योंकि 1 था तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिखने, अच्छा 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया, तो ये आ गया, तो एरिया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक भैया। डेल एल मैंने w अपॉन डेल एल पहले निकाल लिया, फिर हमने देखा लेंथ दी हुई थी 1 मीटर, तो लेंथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 20 लिख दिया, तो ये सॉल्व करके हमें मिल गया 2 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ही करना था। A rubber rope of length 8 meter is hung from the ceiling of a room. What is the increase in length of the rope due to its own weight? खुद के weight से, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना, खुद का weight इस्तेमाल करना है। Given the young modulus elasticity of rubber कितना दिया हुआ है, density of rubber भी दिया हुआ है, G भी दिया हुआ है, मैंने एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दिया था in terms of density, सेल्फ वेट से जो इंक्रीमेंट होता है, याद है, अल्टरनेट मेथड करके लिखवाया था, बस वही उठा के पुट कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। हमारी कॉपी में ही 90% आंसर है यार, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या फॉर्मूला था उस केस में, डेल एल इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी एल स्क्वायर इनटू अपॉन 2 y, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन, देख लेना सब कुछ एसआई में हो तो एसआई में, या किसी और एसआई में ही तो है, करना क्या, कुछ नहीं करना। रो कितना दिया हुआ है 1.5 10 पावर 3, जी कितना होता है, एल कितना है 8 मीटर 64, नीचे 2, वाई कितना दिया है भैया, कर लोगे मुझे लगता है, यह आ जाएगा 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग जरा, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। A sphere contract in volume by 0.01, ये क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो माइनस होगा, निगेटिव, मॉड्यूलस लगा के सॉल्व करना, ठीक है। तो स्ट्रेन निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, डेल वी अपॉन वी, कॉन्ट्रैक्ट होगा इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको मॉड लगा दिया। 0.0% को डेसिमल लिखना है तो 100 हटाना पड़ेगा, तो परसेंटेज हटाने के लिए आ गया, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से निकाल लोगे। When taken to the bottom of C 1 km d, find the bulk modulus of the material of the sphere given by the density of C is this. पता है क्या किया है, समुद्र के अंदर ले जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा उसके ऊपर, तो उस प्रेशर को आपको खुद ही सॉल्व करना है।
बहुत आसान है वैसे। प्रेशर कैसे निकालते हैं, कुछ याद है कोई फॉर्मूला? रो जी एच करके। चलो ठीक है, करो करो अपनी जगह। रो जी एच एक फॉर्मूला होता है, वही इस्तेमाल होगा बेटा। सबको सीजीएस में कर लेना। तो 100% मानेंगे तो ये हो जाएगा 100, और एच कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। जिसको नहीं आता है, एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, एच रो जी या फिर रो जी एच। डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी भी दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया भाई, प्रेशर निकल जाएगा। तो प्रेशर आ गया आपका 10⁵ × 1 × 980। ये लो भाई तुम्हारा प्रेशर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, बल्क मॉड्यूलस का क्या होता है, डेल पी इंटू वी अपॉन डेल वी। ये हो जाएगा 10⁵ 5 इंटू 1 इंटू 980 इंटू वी कितना हो जाएगा 100 मान लेंगे, 100%। कितना चेंज आया 0.01, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। और जो ये आएगा किस में आएगा, सीजीएस में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी 9 पर सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट व्हाट 9.8 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। हो गया। आगे बढ़ जाएं। Next, a rubber cord has a cross section area of 1 meter square and total unstressed length is 10 centimeter. ठीक है। It is stressed to 12 centimeter and then released to project a mass of 5 gram. Young modulus for rubber is 5 × 10⁸ Newton per meter square. Find the tension in the cord and velocity of the mass. एक रबर कॉर्ड है जिसका मास कितना है, जिसका एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और कह रहे हैं टोटल अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल दिया हुआ है ये, ठीक। स्ट्रेच करने के बाद हो जा रही है 12, इसमें डेल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं रिलीज करने के बाद जो प्रोजेक्ट मास ऑफ कितना आ रहा है 5 ग्राम, ठीक है। कितना आ रहा है 5 ग्राम। यंग मॉड्यूलस फॉर रबर दिया हुआ है 5 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं टेंशन बताओ और वेलोसिटी ऑफ द मास बताओ। तो आपको टेंशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो पहले टेंशन निकाल लो। टेंशन कैसे निकालोगे, फोर्स निकाल लोगे, फोर्स ही टेंशन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वही लिख डालो फिर से। तो क्या जाएगा वाई ए इंटू एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया। ये टेंशन यहाँ से निकल जाएगा। जब टेंशन निकाल लेना तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेंगे वेलोसिटी v से मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, तो वहां से निकल जाएगा बच्चे, ठीक है। तो जो इलास्टिक एनर्जी होगी वही तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अरे नहीं पता चला क्या, बहुत छोटी सी बात है यार। बॉडी के अंदर इलास्टिक एनर्जी होगी तो जब आप रिलीज करेंगे तो वही तो कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो मोशन में आएगा। स्ट्रेचिंग जो हो रही है
इसका मतलब क्लियर है कि इलास्टिक एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज क्लियर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाले से निकालेंगे और दूसरे वाले में उठा करके पुट कर देंगे, जो कट सकता है उसको काट दो और जो नहीं कट सकता उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एल अपॉन एम रूट के अंदर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 100 न्यूटन आना चाहिए। एरिया कितना है 1 यानी कि 10 की पावर -6, और फिर क्या है डेल एल कितना है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10 की पावर -2, और नीचे एल कितना है बेटा 10। हो गया सॉल्व, 10 सेंटीमीटर था ना, कोई मतलब ही नहीं निकला, है कि नहीं? सही कर रहा हूँ, काम खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। देखो 7 है -6 है, बचेगा 1, सिर्फ 10 बचेगा, बाकी सब खल्लास हो चुका है। 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो जाएगा 100, 10 10 जा एकदम सटीक आया है ना। उठा के वैसे में पुट कर दो 100 इंटू 2 × 10 की पावर -2। देखो ये यहाँ से गया, नीचे मास कितना दिया हुआ 5 ग्राम, ग्राम का नोट कर लो 10 की पावर -3। ठीक है, बाहर आ जाएगा 20 मीटर। चार 400 आएगा ना अंदर, हाँ आ रहा है नहीं 400, नहीं कुछ और आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब ये लास्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने के नॉट करके, जाके देख लेना उसको, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जाएगा k इज इक्वल टू y इंटू और r नॉट, यही होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। देन फाइंड द इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट k। तो जाएगा y की वैल्यू 2 × 10⁻11 और मल्टीप्लाई कर दो 3.2। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कितना मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -10, ये हो जाएगा बच्चे 2 × 10⁻11 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्व करेंगे ये -10 और यहाँ बचेगा 1 10। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। देखो यूनिट जिसको नहीं आ रही भैया, इसकी यूनिट कर दी मैंने मीटर, इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, बचेगा कि न्यूटन पर मीटर। ये हो गया तुम्हारा सॉलिड वाला। जितना एनालिसिस करनी थी हमने कर ली, अब हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, अगली क्लास में फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आर्गोनिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल सुबह का क्लास का नोटिफिकेशन मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद ही आना।